नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनने जा रहे हैं। मगर अब उनकी सरकार की अगली चुनौती है मंत्रिमंडल विस्तार, जिसे लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। एनडीए के शुक्रवार को एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया और 9 तारीख यानी कल वो तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मगर अब उनकी सरकार की पहली चुनौती शुरू हो रही है। दरअसल अब नई सरकार का मंत्रिमंडल तय किया जाना है। देर रात तक एनडीए और बीजेपी नेताओं की बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार से 26 मिनट, चंद्रबाबू नायडू से 36 मिनट और एकनाथ शिंदे के साथ करीब 18 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान मंत्रालय के बंटवारे को लेकर सभी नेताओं से बात की गई। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल दोनों को एक एक मंत्री पद दिया जाएगा। मंत्रिमंडल के स्वरूप को तय करने के बाद राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 9 जून को सारे मंत्रियों को पीएम आवास पर बुलाया जाएगा, जहां शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इसी महीने 18वीं लोकसभा का सत्र भी शुरू हो सकता है। पूरी खबर देखिए अगली रिपोर्ट में। देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव खत्म हो गए हैं और नए प्रधानमंत्री का भी चयन हो गया है और अब इस लोकसभा के पहले सत्र की भी तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू हो सकता है। शपथ ग्रहण 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इस तरह सत्र का औपचारिक उद्घाटन होगा। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का दोनों सदनों से परिचय भी कराएंगे। सत्र 22 जून को समाप्त होने की संभावना है। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू से, जहां पर सांबा में मजदूर की गोली मार दी गई है। मजदूर को गोली मार दी गई है, जानकारी इस वक्त मिल रही है। अज्ञात हमलावरों ने मजदूर को गोली मारी है। घटना अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास हुई है। हमले में मजदूर की मौत हो गई है। तो बीएसएफ और पुलिस हमलावरों की तलाश लगातार हो रही है। हमले में मजदूर की मौत की खबर। अज्ञात हमलावर आए जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हमले में मजदूर की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है ये, जिसके पास गोलीबारी हुई है। और नई सरकार का गठन अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम की ओर बढ़ने जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों की बौछार थामे नहीं थम रही। खासकर पीएम मोदी के भाषण के बाद ये बौछार और तेज हो चुकी है। लोकसभा चुनावों के नतीजों ने पार्टियों के अंकगणित को बड़ा झटका दिया है और पार्टियों के बीच चल रही जंग इसका साफ सबूत है। शुक्रवार को पीएम मोदी को एनडीए गठबंधन का नेता चुना गया तो बीजेपी के सहयोगियों ने इस पर खुशी जताई। हम सब लोगों ने मिलकर के अगले 5 वर्षों के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके भविष्य अंधकारमय है और इसी डर से उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी। देश के कमजोर करने वाले तत्वों के साथ मिलकर के भी उसने इस चुनाव में भरपूर उपयोग किया था, लेकिन उसके बाद भी जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तो ये कह दिया कि ये सरकार सिर्फ 6 महीने ही चलेगी। जिस प्रकार से नायडू जी की स्टैंड और जिस प्रकार से नीतीश बाबू का जो स्टैंड है, इनके मेल नहीं खा रहे हैं। मैं नहीं समझता ये सरकार बनी तो नहीं, फार्म ही नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक चल पाएगी। आम चुनावों के नतीजों में दूसरे पर बयानों के बौछार के साथ ही पार्टियां नतीजों को लेकर मंथन भी कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं पार्टियां कि आखिर कमी कहां पर रह गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर उनसे चूक हुई तो कहां हुई। इतनी मेहनत के बाद भी
विपक्ष बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी को इस बार गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी दिल्ली में बैठक करने वाली है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी अपने नेताओं के साथ मंथन करने वाली हैं। इस बैठक के दौरान राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। टीएमसी की तरह ही यूपी में जबरदस्त वापसी करने वाली समाजवादी पार्टी भी आज बैठक करने जा रही है। बैठक में अखिलेश यादव सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ 30 से ज्यादा सीटें गंवाने वाली बीजेपी भी मंथन करेगी। सीएम योगी आज मंत्रियों से मुलाकात कर चुनावी आंकड़ों पर चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे भी सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश खासकर अयोध्या में जो नतीजे सामने आए उस पर किसी को भरोसा हो ही नहीं पा रहा। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान लल्लू सिंह के बड़बोलेपन को इस हार की बड़ी वजह माना जा रहा है। यूपी की रायबरेली, अमेठी और वाराणसी से भी ज्यादा इस समय अयोध्या की लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है। यहाँ बीजेपी की हार के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी खुद मान रही है कि पूर्व सांसद लल्लू सिंह का बड़बोलापन यहाँ पार्टी की हार का कारण बना। उनको बड़बोलापन नहीं बोलना चाहिए कि आप 400 पार दीजिए, हम संविधान हेरफेर करेंगे, तो उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। इस प्रकार के गलत मैसेज देने के नाते और गलत प्रचार करने के नाते लोग गुमराह हुए और उसके बाद जो है इस प्रकार की स्थिति बनी। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने बयान दिया था कि मोदी जी को 400 पार दिलाइए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। हालांकि इस तरह का बयान देने वाले लल्लू सिंह इकलौते बीजेपी प्रत्याशी नहीं हैं। अलग अलग राज्यों में बीजेपी प्रत्याशियों ने ऐसे बयान दिए जिसे समाजवादी पार्टी ने यूपी में और देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस ने खूब भुनाया। शपथ ग्रहण के साथ साथ पीएम मोदी के पहले विदेश दौरे की भी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को G7 शिखर समिट में हिस्सा लेंगे और 15 जून तक भारत लौट आएंगे वापस। पीएम मोदी 9 जून को तीसरी बार शपथ लेने के तुरंत बाद अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर इटली जाने के लिए तैयार हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा था। पीएम मोदी 13 जून को इटली के पुगलिया में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनावी नतीजों से पहले ही भारत के नए पीएम के इस दौरे के लिए राजनयिक स्तर पर औपचारिक तैयारियां हो चुकी हैं। हालांकि पीएम मोदी का इटली दौरा बहुत छोटा होगा। अभी तक की योजना के मुताबिक 14 जून को G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत के बाद पीएम 15 जून तक भारत लौट भी आएंगे। इटली में हो रही विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की इस बैठक के लिए भारतीय पीएम आमंत्रित हैं और इसका निमंत्रण चुनाव से पहले ही भेजा गया था। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, जापान के पीएम फूमियो किशिदा, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज समेत दुनिया के कई नेता मौजूद रहेंगे। और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में चौथी बार लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन अब आगे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं वो। उन्होंने इसका कारण भी बता दिया है। केरल में कांग्रेस ने 20 में से 14 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी वापसी का संदेश दिया, लेकिन यहां की तिरुवनंतपुरम सीट से रिकॉर्ड चौथी बार जीत दर्ज करने वाले शशि थरूर एक अलग ही मैसेज दे रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान शशि थरूर ने कहा कि लोकसभा निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। मैंने अपने मतदाताओं के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में सेवा करने के कई तरीके हैं। मुझे लगता है कि अगर चुनाव अब से 5 साल बाद होते हैं तो मैं निश्चित रूप से दोबारा लोकसभा नहीं जाना चाहता हूं। मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि किसी मोड़ पर हम सभी को ये महसूस करने की जरूरत है कि युवाओं के लिए जगह छोड़नी है। इस दौरान शशि थरूर ने मोदी सरकार 3.0 पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार कुछ मुद्दों पर मजबूर सरकार साबित हो सकती है। उन्हें अब अपने सहयोगियों की हर बात पर सहमत होना होगा। केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर थरूर ने बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को 16,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के एनकाउंटर में 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर, 3 जवान घायल हुए हैं। नारायणपुर से खबर है, 7 जून को देखिए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में
शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया था। तो पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि जो एनकाउंटर है उसमें 3 जवान हमारे घायल हो गए हैं, 7 नक्सली मारे गए हैं। और नीट की परीक्षा में बैठी एक छात्रा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब तलब किया है। याचिका में नीट की परीक्षा में एक प्रश्न के 2 सही उत्तर होने की शिकायत भी शामिल है। वेकेशन बेंच ने एनटीए को अगले सप्ताह इस पर अपना पक्ष रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट की परीक्षा में एक प्रश्न के 2 सही उत्तर होने की शिकायत करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब तलब किया है। वैकेशन बेंच ने एनटीए को अगले हफ्ते इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। ये याचिका नीट की परीक्षा में बैठी एक छात्रा ने दायर की है। याचिका में कहा गया था कि नीट परीक्षा में टेस्ट बुकलेट नंबर R5 की प्रश्न संख्या 29 के 2 सही उत्तर विकल्प के रूप में दिए गए थे। याचिका में कहा गया था कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने उस प्रश्न के दोनों सही उत्तर का जवाब देने वालों को बराबर का अंक दिया है, जबकि एनटीए ने खुद अपने निर्देश में कहा है कि एक उत्तर ही सही होगा। एक ही सेंटर से 26 बच्चे टॉपर्स बन रहे हैं, 700 से ज्यादा इतने सारे बच्चों को आ रहे हैं। मतलब इतना क्लियर है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ घोटाला है। याचिका में कहा गया है कि एनटीए ने 3 जून को जो रिजल्ट जारी किया है वो पक्षपातपूर्ण है। और दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में आग लगने की घटना की जांच में जुटी एसीबी ने एलजी के निर्देश पर 62 अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर छापेमारी की, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो गए हैं। एसीबी की रेड में पता चला कि राजधानी दिल्ली में कई क्लिनिक, अस्पताल और नर्सिंग होम बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अस्पताल अवैध रूप से चलते पाए गए, जबकि 40 अस्पतालों में खामियां पाई गई। जी न्यूज ने भी इस मामले में पड़ताल की तो पता चला कि कई प्राइवेट नर्सिंग होम्स बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। हमारी टीम जब कृष्णा नगर के महेश्वरी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक पहुंची तो क्लिनिक के मालिक मणि महेश्वरी जी न्यूज के सवालों से बचते नजर आए। यही नहीं, लाइसेंस नहीं होने के सवाल पर भाग खड़े हुए। आपके जो क्लिनिक है उसका लाइसेंस आपने लिया? अरे मैं रिएक्ट हाँ, सब जो चाहिए होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एसीबी ने कहा है कि आपका जो क्लिनिक चल रहा है उस क्लिनिक का लाइसेंस नहीं है उनके पास, आप उनसे जाके पूछिए। उनसे मैं पूछ के आया हूँ। दरअसल एंटी करप्शन ब्रांच ने इस क्लिनिक पर रेड की थी और जांच में पाया कि महेश्वरी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक बिना लाइसेंस के चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट एलजी को दी जाएगी। तो जेल में सजा काट रहे इमरान खान को कैद से आजाद होने का एक नया फॉर्मूला मिल गया है। हालांकि उनका ये फॉर्मूला कितना सटीक साबित होगा कहना मुश्किल है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बीते कई महीनों से जेल में हैं। उन्होंने जमानत के लिए कई फॉर्मूले अपनाए, लेकिन कोर्ट को एक भी पसंद नहीं आया और अब थक हार कर इमरान खान ने कोर्ट में एक ऐसी दलील दी है जिससे उन्हें लगता है कि कोर्ट उन्हें रिहा कर देगा। अपनी जमानत याचिका पर दलील देते हुए इमरान खान ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मिसाल पेश की। इमरान खान ने 5 सदस्यीय पीठ के सामने कहा कि भारत में आम चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां के उच्चतम न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया था ताकि वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकें। लेकिन मैं पाकिस्तान में अत्याचार का सामना कर रहा हूं, जहां अघोषित मार्शल लॉ लगा हुआ है। पाकिस्तान के आम चुनाव से दूर रखने के लिए 5 दिन के अंदर ही दोषी करार दिया गया। हालांकि इस बेंच में शामिल एक जज ने इमरान से हमदर्दी जताई और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि खान जेल में है, जबकि वो एक बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं जिसके लाखों समर्थक हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनके साथ हुई ज्यादती की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की थी और जमानत की मांग की थी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ 5 दिन की चीन यात्रा पर है। शुक्रवार को शहबाज शरीफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। जिनपिंग ने बैठक के दौरान पाकिस्तान को अच्छा भाई और साझेदार बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान शी जिनपिंग पाकिस्तान के साथ मिलकर एक दूसरे का दृढ़तापूर्वक समर्थन करने, सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ के साथ बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये बातें कही। शहबाज शरीफ 5 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। चीन के स्टेट काउंसिल ने दोनों नेताओं की बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि चीन पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी लगातार गहरी हुई है। जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान पहाड़ों और नदियों से जुड़े पड़ोसी हैं।
अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे साझेदार और अच्छे भाई हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं और सुख दुख साझा करते हैं। शी जिनपिंग ने आगे कहा कि बीजिंग नए युग में साझा भविष्य के साथ एक करीबी चीनी पाकिस्तानी समुदाय के निर्माण में तेजी लाने और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि में ज्यादा मदद देने के लिए तैयार है। Z News।